एजो नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन एक अलग नजरिए से। बिल्कुल। हम इसके सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, पहले संशोधन से लेकर एकदम लेटेस्ट 106वें तक। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कानूनों की एक लिस्ट नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलावों की कहानी है। इन संशोधनों से पता चलता है कि हमारा संविधान कैसे समय के साथ इवॉल्व हुआ है। एकदम सही। हमारा मकसद भी यही है कि इन जटिल संशोधनों को एक सरल कहानी की तरह समझें, ताकि ये आसानी से याद रहें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं शुरुआती दशक से, मतलब आजादी के फौरन बाद का दौर। हाँ, संविधान 1950 में लागू हुआ और सिर्फ एक साल बाद 1951 में पहला संशोधन आ गया। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वही तो, जो दस्तावेज इतनी मेहनत से इतने सालों में बना, उसे इतनी जल्दी बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका सीधा ताल्लुक था भूमि सुधारों से, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा। उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। पर जैसे ही सरकारें कानून लाती, बड़े जमींदार उसे कोर्ट में चुनौती दे देते थे। संपत्ति के अधिकार के नाम पर, है ना? एकदम सही, राइट टू प्रॉपर्टी। तो सरकार के लिए ये एक बड़ी रुकावट थी। इसी को दूर करने के लिए पहला संशोधन लाया गया। और इसमें वो 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी। हाँ बिल्कुल, 9th शेड्यूल एक तरह का आप कह लीजिए सुरक्षा कवच था। सरकार जिन कानूनों को इस लिस्ट में डाल देती, उन्हें न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया जाता था। ओह, तो यहीं से वो मशहूर बहस शुरू हुई। कौन सी? संसदीय संप्रभुत्व बनाम न्यायिक समीक्षा, मतलब पार्लियामेंट सॉवरेन है या सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल, ये बहस आज तक जारी है और इसकी शुरुआत पहले संशोधन से ही हो गई थी। अगर नींव रखने की बात करें तो अगला बड़ा कदम था 1956 का 7वां संशोधन। हाँ, 7वां संशोधन। उसने तो भारत का नक्शा ही बदल दिया था, सही है ना? बिल्कुल, उसमें भारत का नक्शा ही बदल दिया। देखिए, उस समय जो राज्य थे वो ABCD मतलब ऐसी अजीब श्रेणियों में बटे हुए थे। हाँ, वो व्यवस्था तो बहुत ही उलझी हुई थी। बहुत उलझी हुई थी। और उसी दौरान भाषा के आधार पर अलग राज्यों की मांग भी बहुत जोर पकड़ रही थी। अच्छा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की सिफारिशों पर इस संशोधन ने वो ABCD वाली व्यवस्था खत्म की और भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और यहीं से आधुनिक भारत का मैप बनना शुरू हुआ। एकदम सही, इसी ने उसकी नींव रखी थी। फिर 60 के दशक में भारत को जोड़ने की प्रक्रिया चलती रही। दादरा और नगर हवेली, गोवा, पुदुचेरी ये सब भारत का हिस्सा बने। हाँ, और यहाँ सिक्किम की कहानी बहुत दिलचस्प है। ओ हाँ, सिक्किम का मामला तो बहुत ही अनोखा था। वो एक झटके में भारत का हिस्सा नहीं बना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले 1974 में 35th संशोधन आया। इसके जरिए सिक्किम को एक सहराज्य मतलब एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। ये भारतीय संविधान में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये एसोसिएट स्टेट वाली व्यवस्था ज्यादा चली नहीं है ना? नहीं चली। एक साल के अंदर ही 1975 में 36th संशोधन लाना पड़ा। वहां जनमत संग्रह हुआ, राजशाही को खत्म किया गया और सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है। बिल्कुल। चलिए अब 70 के दशक में चलते हैं। भारतीय लोकतंत्र का एक तूफानी दौर, और इस तूफान के केंद्र में था 42वां संशोधन। 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? मतलब ऐसा क्या था इसमें? क्योंकि इसने संविधान के 50 से ज्यादा अनुच्छेदों को बदल दिया था। ये आपातकाल इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। अच्छा, तो इसके सबसे बड़े बदलाव क्या थे? देखिए, कुछ बदलाव तो अच्छे लगते हैं सुनने में, जैसे प्रस्तावना प्रियम्बल में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और मौलिक कर्तव्य भी तो इसी में जोड़े गए थे। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल किए गए। तो फिर विवाद कहाँ था? विवाद था सत्ता के केंद्रीकरण में। इस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी मतलब मैंडेटरी बना दिया। ओहो। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया
और सबसे बड़ी बात, इसने सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को बहुत ज्यादा सीमित कर दिया। तो मतलब ये सत्ता के संतुलन को पूरी तरह से सरकार के पक्ष में झुकाने की कोशिश थी। बिल्कुल, और यही वजह है कि इसके बाद आए 44वें संशोधन को लोकतंत्र की बहाली कहा जाता है। हाँ, 1978 का 44वां संशोधन आपातकाल के बाद जब नई सरकार आई तो उसने 42वें संशोधन के कई विवादित प्रावधानों को पलट दिया। ये एक तरह का कोर्स करेक्शन था। सबसे बड़ा बदलाव तो शायद संपत्ति के अधिकार को लेकर था। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी, उससे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाँ, अनुच्छेद 300A के तहत एक लीगल राइट बना दिया गया। इसका मतलब था कि सरकार विकास के लिए आपकी जमीन ले सकती है, पर एक कानून के तहत और उचित मुआवजा देकर। और आपातकाल के नियमों को भी सख्त किया गया। बहुत ज्यादा। वो जो आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसा अस्पष्ट शब्द था, उसे सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन से बदल दिया गया। मतलब अब सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर इमरजेंसी नहीं लग सकती। और ये भी तय हुआ कि इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी गारंटी थी। और लोकसभा का कार्यकाल भी वापस 5 साल कर दिया गया। हाँ, वो भी किया गया। अब 80 के दशक की बात करते हैं। उस समय एक और बड़ी समस्या थी आया राम गया राम की राजनीति। हाँ, दल बदल ये एक बड़ी बीमारी बन चुकी थी। विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी में चले जाते थे, जिससे सरकारें अस्थिर हो जाती थीं। इसी को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून आया था। बिल्कुल, 1985 में 52nd संशोधन, एंटी डिफेक्शन लॉ, और इसके लिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और फिर दशक के अंत में 1989 में 61वें संशोधन ने युवाओं को एक बहुत बड़ी ताकत दी। हाँ, ये क्रांतिकारी कदम था। वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। बिल्कुल, इस एक फैसले ने करोड़ों युवाओं को हमारी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया। अब बात करते हैं 90 के दशक की, जिसने लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाया। मेरा मतलब 73वें और 74वें संशोधन से है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर हैं। 73वां और 74वां संशोधन पंचायती राज और नगर पालिकाएं। हाँ, 1992-93 में आए इन संशोधनों से पहले पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास असल में कोई शक्ति नहीं थी। 73वें संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। मतलब अब गांवों की अपनी सरकार होगी। बिल्कुल, जिसके पास खुद फैसले लेने और खर्च करने का अधिकार होगा। महिलाओं और ST/ST के लिए सीटें आरक्षित की गई। और इसी का शहरी रूप था 74वां संशोधन, जिसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दी। इसमें सत्ता को सही मायनों में ग्रास रूट्स तक पहुंचाया। एकदम सही। 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई एक और बड़े अधिकार के साथ, शिक्षा का अधिकार। 2002 का 86वां संशोधन। ये एक ऐतिहासिक संशोधन था। इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। हाँ, अ फंडामेंटल राइट। ये एक वादा था कि देश का कोई भी बच्चा पैसे की कमी की वजह से अनपढ़ नहीं रहेगा। और इसी के साथ 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता की जिम्मेदारी तय करता है। बिल्कुल, कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। अब हम संशोधनों के सेंचुरी क्लब में प्रवेश करते हैं। 100 के पार। हाँ, 101वां संशोधन तो शायद सबको याद होगा, 2016 में। GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वन नेशन वन टैक्स। हाँ, इसका मकसद था भारत को एक सिंगल बाजार बनाना। पहले जो दर्जनों अलग अलग टैक्स लगते थे, वैट, सेल्स टैक्स, एक्साइज, उन सबको हटाकर एक टैक्स लाया गया। इसके बाद आरक्षण को लेकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण संशोधन हुए, जैसे 102वां और 105वां। हाँ, इन दोनों का एक दूसरे से गहरा संबंध है। देखिए, 2018 में 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया। ये तो एक अच्छा कदम था। बहुत अच्छा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या से ये भ्रम पैदा हो गया कि अब राज्यों के पास अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार नहीं रहा। अच्छा, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए 2021 में 105वां संशोधन लाना पड़ा। बिल्कुल, 105वें संशोधन ने ये साफ कर दिया कि राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पहले की तरह ही रहेगा। और फिर आया 103वां संशोधन 2019 में। इसने आरक्षण की बहस में एक नया आयाम जोड़ा। हाँ, इसने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत की। EWS आरक्षण। हाँ,
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान। ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। और अब आते हैं सबसे हालिया संशोधन पर, 106वां संशोधन 2023 का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए। हाँ, इसका मकसद राजनीति में डिसीजन मेकिंग में महिलाओं के भागीदारी को बढ़ाना है। लेकिन इसमें एक पेच है, ये तुरंत लागू नहीं हो रहा है ना? हाँ, और यही इसकी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। कानून कहता है कि ये आरक्षण अगली जनगणना, सेंसस और उसके बाद होने वाले परिसीमन, डिलिमिटेशन के बाद ही लागू होगा। मतलब इसे अमल में आने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। हाँ, शायद 2029 या उसके बाद तक का समय लग सकता है। तो ये थी पहले संशोधन से लेकर 106वें संशोधन तक की हमारी यात्रा। वाह! भूमि सुधार से लेकर जीएसटी और महिला आरक्षण तक।